तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब वांगलिंग एकदम चैलेंज कर देता है मिंग डाओ को, इतना परेशान कर देता है कि वो बंदा भी 17th पैलेस के लिए मान जाता है। अब आगे और वांगलिंग जब अंदर जाने लगता है उससे बोलता है कि मतलब जब बाहर आ जाए तो मेरा वेट करना, नहीं कि बस भाग जाना तुरंत ही। मतलब वांगलिंग अब पूरा तैयार था बंदे के डाउ हार्ट में क्रैक एक तरह से करने के लिए। तो दोनों 17th पैलेस में एंटर कर चुके थे और डावी भी इस समय सीरियस हो चुके थे कि यार ये बंदा 17th पैलेस को ट्राई कर रहा है। ये वांगलिंग बहुत धूर्त है और वू फेंग स्माइल कर रहे थे। सेलेस्टियल एम्परर का चेहरा देखने लायक था और वो तो फाइनली इंपीरियल ट्रायल से निकल भी जाते हैं। उधर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ही जीओडी को दिखाया जाता है। क्या कैरेक्टर है ये बंदा। एक तो इसके डाओ की समझ अलग लेवल पे, कॉम्बैट पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, साथ में बहुत बड़ा धूर्त आदमी है। ये बंदा मिंग डाओ से बेहतर है। इधर 3 सांस बीत चुके थे और किसी की खांसने की आवाज आती है, ब्लड वोमिट करने की, बंदा बाहर फेंक दिया जाता है। ये था अपना मिंग डाओ। ये फेल्ड हो चुका था और थोड़ा बहुत इंजर्ड भी। समय निकलता है 6 सांस। इधर अगरबत्ती चलने का जो आधा समय होता है उतना निकल जाता है। मिंग डाओ वेट कर रहा था कि वांगलिंग भी बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे जैसे समय ज्यादा बीतता है इसे और उम्मीद बढ़ती है। धीरे धीरे आधा घंटा निकल जाता है और वांगलिंग इतना देर कभी भी ट्रायल्स में नहीं रहा था। तो मिंग डाओ को पूरी उम्मीद हो जाती कि बंदा नहीं इसको पार कर पाएगा। इवन डावी जैसे बंदे भी आश्चर्यचकित हो रहे थे कि यार इतना समय, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा था अगर ये 17th पैलेस पार कर गया तो ग्रैंड इंपीरियन जीओडी जैसे बंदे भी इसे हायर करने के लिए आ ही जाएंगे। ऐसे बंदे 10,000 साल में शायद एक आधी पैदा होते हैं। बट वू फेंग ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, वांगलिंग पार कर सकता है। इधर सेलेस्टियल एम्परर को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल इंपीरियल पैलेस में थे और मिंग डाओ को देख रहे थे और फिर कहते हैं यार मुझे इंपीरियल टीचर की बात माननी चाहिए थी, इस वांगलिंग को मार देना चाहिए था। बट मैं सोच रहा था यार मैं ग्रैंड इंपीरियन हूं और इसे क्यों मारूंगा, मैंने इसे ग्रो करने दिया। लेकिन कोई नहीं, जब इंपीरियल सिटी आएगा तो इसे पकड़ ही लूंगा। लेकिन इतना जल्दी इतना पावरफुल हो जाएगा इन्हें नहीं लगा था। इस दौरान थोड़ा स्माइल भी करते हैं। ये भी जानते थे अगर ये 17th पैलेस पार करेगा तो जीओडी भी अट्रैक्ट होंगे। फिर बोलते नहीं समय ज्यादा हो चुका, ये पास नहीं करेगा। फिर बोलते कि नहीं अगर पास कर जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, मिंग डाओ को समझ में आएगा। मतलब मिंग डाओ को ग्रो करने के लिए थोड़ा इजी और होगा। बंदा थोड़ा नफरती ज्यादा है तो आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करेगा। इधर जीओडी ये भी समझ रहे थे बंदा अगर 17th पैलेस पार करता है तो फेमस तो हो चुका है, साथ में इसका बैटल पावर अलग लेवल पे। इवन ग्रैंड इंपीरियंस अगर इसे मारना चाहे तो ये बच के एटलीस्ट निकल सकता है। तो इसे हायर करने में भी अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। इधर मिंग डाओ अब कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वांगलिंग पास नहीं कर पाएगा। अब ये अच्छा फील कर ही रहा था तभी लाइट यहाँ पर 17th पैलेस से गोल्डन लाइट चमकती है और वांगलिंग बाहर आता है। वांगलिंग 18th पैलेस के लिए ट्राई नहीं करता है। डावी और वू फेंग को ग्रीट करता है और यहाँ से निकल जाता है। आते जाते एक बार हाइजी की तरफ भी देखता और उसे स्माइल देता है। और मिंग डाओ का जो भी घमंड था यहाँ पर टूट चुका था और एक नाम यहाँ पर फेमस हो चुका था। ग्रैंड इंपीरियंस के नीचे में नंबर 1 वांगलिंग। सेंडेंट इंपीरियंस में एक तरह से वो फर्स्ट रैंक पर जा चुका था। लोगों को तो अब ये भी लगता है कि ये इनके सेलेस्टियल क्लैन का 6th सन बन सकता है, अगला ग्रैंड इंपीरियन। वांगलिंग जा चुका था लेकिन एक नाम बनाकर यहाँ से गया था। डावी चाहते थे वांगलिंग को ढूंढना, लेकिन ये जान चुके थे उतना प्राइस शायद ये पे ना कर पाए। फिर भी एक बार ट्राई जरूर करेंगे। वो फेंग का भी सेम मानना, लेकिन एक चीज ये सोचते कि वांगलिंग के साथ इनका रिलेशन अच्छा है। और मिंग डाओ को सेलेस्टियल एम्परर बोलते कि वांगलिंग आएगा ही इंपीरियल सिटी में, तब तक तुम कल्टीवेट करो, अपने जख्म को, इस दाग को तुम धो सकते हो उसे मारकर। जीओडी जिनके हाथों में बॉटम लीफ था वो देख रहे थे। और मैं मिंग डाओ को उस टाइम तो रिक्रूट नहीं कर पाया। सेलेस्टियल एम्परर ने क्या उसे वादा किया था मुझे भी नहीं पता। हाइजी वापस आ चुकी थी और ये बोलते फिर कि हाइजी चलो मेरे साथ, वांगलिंग को डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, हमारा सीनियर ब्रदर। हाइजी भी बहुत खुश हो जाती है। इधर पर्पल यांग सेक्ट को दिखाया जाता है, गुया को, वो भी अचंभित थे। दोनों लड़कियां अपनी काफी खुश थी और तीनों यहाँ से अचानक से गायब होते हैं। इनके जाने के बाद ग्रीड बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक से फिर ये प्रकट होती, लिटिल वुल्फ को कैसे छोड़ सकते हैं। इसके गर्दन को पकड़ती और लेके जाती। वांगलिंग अपने केव में था। ये ड्रैगन मस्त पड़ा हुआ था। जिनबाई उसके ऊपर कूदे मार रहा था, सेवा कर रहा था थोड़ा थोड़ा इस सी ड्रैगन का। उसको खुजली उजली कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। बोल रहा था अगर मैं मसाज करूंगा तो तुम्हारा ब्लड फ्लो अच्छा होगा, तो तुम्हारे लिए भी फायदा है। और फिर जिनबाई बोलता है कि मेरा भी मसाज करो, मैं भी सी ड्रैगन हूँ, डाउ ऑफ डिसेप्शन यूज कर रहा था। फिर ये इसको जू लिगुओ के बारे में बताता है, बहुत कातिल आदमी है वो, हम मिलकर रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और मतलब अच्छा खासा मनाने के बाद अब ये जो सी ड्रैगन था इसे थोड़ा सा अपना ओरिजिन एसेंस दे, जिनबाई उसे अब्सॉर्ब करने लगता और ये काफी खुश हो रहा था। सी ड्रैगन बहुत डम है, अच्छा ये मुझे अच्छा पावर मिल रहा है, मैं पावरफुल रहूंगा तो जू लिगुओ को मजा चखा सकता हूँ। इस बार जू लिगुओ को लिटिल जू बोल रहा था। इधर वांगलिंग अपनी आंखें खोलता। जब ये जिनबाई और सी ड्रैगन को देखता तो अचंभित था। देखता है कि भाई सी ड्रैगन उसे एसेंस दे रहा है तो इसे फर्क फिर नहीं पड़ता। वांगलिंग बोलता फालतू चीजें मत करो, निकलना। जिनबाई समझ जाता है कि वांगलिंग को सब पता है और अब ये बोलता है कि हम जू लिगुओ को कब ढूंढेंगे। जब सी ड्रैगन नाम सुनता है जू लिगुओ का उसे गुस्सा आता है, क्योंकि जिनबाई ने उसे ऐसा बोल दिया था ना कि जू लिगुओ जो है ना वो सी ड्रैगन्स को बुली करता है। अब वांगलिंग बोलता है हम सेंट्रल कॉन्टिनेंट निकलने वाले, कुछ लोग मिलने आ रहे हैं। जू लिगुओ वहां पर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो किस्मत के ऊपर है। तो फिलहाल ये लियू जिनबाई और सी ड्रैगन को रख ले, अपने गुफा से बाहर निकलता है। वांगलिंग सोचता है देखता हूँ पहले कौन आता है। इधर इनका ये चल रहा। इंपीरियल सिटी में बंदा था ब्लू ड्रेस में, विलेन के जैसा दिख रहा था, अचानक से चीखता है। सिटी के ईस्टर्न पार्ट में
काफी बिजी स्ट्रीट और एक यंग मैन था फ्लावर वाले कपड़ों में, काफी प्राउड इन नेचर का लग रहा था। अच्छे खासे गार्ड इसे फॉलो कर रहे थे, हर एक गार्ड भी थर्ड स्टेप कल्टीवेटर थे। जो पर्पल रोब इसका एक गार्ड था वो तो गोल्डन एक्सॉल्ट था। यंग मैन के पास में 2 और लोग, एक था टीनेजर, बड़ा एरोगेंट था, ब्लू ड्रेस पहना था, थोड़ा अलग चलता था, पैर थोड़े फैला के। दूसरा जो यंग मैन था वो रेड कपड़ों में, 7-8 बार छींकता भी एक बार में। दूसरा बंदा इसे बोलता है क्या हुआ लॉर्ड जू, नींद लगी है आपको? अब जू बोलता है अरे नहीं, असली नाइट में थोड़ा फन करने गया, आना चाहोगे मेरे साथ, रात में चलते हैं। दूसरा वाला बोलता है भाई तू रहेगा ही पैसा का वैसा, सेमलेस। जू बोलता है मैं सेमलेस हूँ, रात को सावधान रहना, रात को तुम्हारे ही कमरे में आ जाऊंगा। दोनों झगड़े कर रहे। तो जो तीसरा बंदा था बोलता है शांत रहो तुम लोग, काम करो तुम लिटिल रेड, इस दरवाजे को खोलो, तब ओल्ड ली फैमिली को पता चलेगा कि मैं किंग कितना स्ट्रांग हूँ। दूसरे वाले को बोलता है लिटिल किंग, अगर कुछ ज्यादा इधर उधर हुआ तो जेड को क्रश कर देना, तो मेरा बड़े भाई आ जाएंगे। मतलब फ्लावर शर्ट वाले को बंदे को ऐसा बोलते। फिलहाल ये लोग ली मैंसन के बाहर में खड़े थे। जो बंदा जू करके नेजर वो काफी खुश हो जाता है कि ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजों में से मजा आता था। तो दरवाजे पर किक इसी को मारना, इससे ये बंदा लिटिल रेड कह के बुलाता है जू को। दरवाजे पे ये पैर मारता है बट दरवाजे को कुछ होता नहीं है। फिर ये बोलता है कि तुम लोग ली मैंसन वाले, तुम्हें पता नहीं है ग्रैंड पास जू यहाँ पर आए हैं, दरवाजा खोलो और हमारा स्वागत करो। ये सुनकर के जो किंग था, लिटिल किंग या जो भी बोलो, यानी फ्लावर शर्ट वाला बंदा, वो भी हंसता है, बोलता है देखो हमारे किंग मेरा रेस्पेक्ट क्यों करते, क्योंकि मैं ऐसा डायलॉग्स मारता हूँ कि हम गेस्ट का स्वागत करो। क्या अच्छा लाइन मारा है मैंने। इधर वांग लिंग अपना आसमान की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे सूर्यास्त का समय हो जाता है। अचानक से बादलों में थोड़े चेंजेस आते। रात का समय हो रहा था लेकिन अचानक से मानो एक सन चमकने लगा था और ग्रैंड इंपीरियन डावी प्रकट होते हैं। पेड़ वगैरह ऐसा लग रहा था सभी फ्रीज हो गए हैं। वांगलिंग के कपड़े भी एकदम शांत हो जाते और डावी वांगलिंग से 100 फीट की दूरी पे खड़े थे। इस बार ये अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ आए थे। न तो डिवाइन सेंस था इनका, न तो अवतार था। ये वांगलिंग की तारीफ करते कि इनके प्रेशर में भी वांगलिंग को उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये बोलते कि वांगलिंग मुझे फॉलो करो, मैंने तुम्हें बोला था कि अगर मैं नहीं मरूंगा तो तुम भी नहीं मरोगे। वांगलिंग इनके तरफ देख और ऐसा हाथ जैसा रेस्पेक्ट दिखा दे ना वैसा करता है। ये समझ रहे थे तो एक कुछ ट्रेजर भी निकाल, कुछ हेलो के समान था, मतलब गोल गोल टाइप में 30 फीट का था। और ये बताते हैं कि इन्होंने इमेमोरियल गॉड रियल्म का मटेरियल यूज किया है और इसे रिफाइन करने में इन्हें 10,000 साल लगा था। 1,00,000 साल लिखा है लेकिन पता नहीं यार इतना, खैर लिखा है तो लिखा है, मतलब इसे ब्रेक करने में अच्छा खासा समय लग जाएगा। और वांगलिंग फील करते हैं कि है यार अच्छा ट्रेजर है ये। अब डावी एक और ट्रेजर निकालते, कुछ बाम्बू का था। ये हेवनली ट्रेजर था। बोलते अगर तुम इसे अपने बॉडी के साथ फ्यूज करते हो तो तुम्हारे सेंसेस जो है ना वो इवॉल्व होंगे, मतलब तुम इसे कल्टीवेट करोगे तुम्हारा डाओ पावर भी बढ़ेगा, डाओ की समझ भी बढ़ेगी और तुम अगर ग्रैंड इंपीरियन नहीं भी बने तब तक तो तुम बहुत करीब पहुंच चुके रहोगे। और वांगलिंग इसे देखते तो थोड़ा सीरियस होता है, मतलब उसके स्मेल से ये फील करता है कि इसके सेंसेस स्ट्रांग हो रहे हैं। डावी देख रहे थे वांगलिंग को ध्यान से और डावी के लिए चीजें अच्छी खासी थी बट उतनी भी नहीं। वे एक और ट्रेजर निकालते लेकिन इससे निकालते समय इनका दिल थोड़ा दुखता है। एक वर्टेक्स निकालते हैं, इसमें से खोपड़ी जैसा कुछ निकलता है, डेथ ऑरा से भरा हुआ था। और जो डावी के प्रेशर की वजह से पूरा एरिया फ्रीज था, इस डेथ ऑरा की वजह से पूरा एकदम नॉर्मल हो जाता। ये बताते हैं कि इमेमोरियल गॉड रियल्म का नहीं है ये। बेसिकली मैं जब एक बार इमेमोरियल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से बाहर गया था, रूइंड कॉन्टिनेंट पर, तो वहां मुझे ये मिला था और जब मैंने इसे उठाया तो वो पूरा कॉन्टिनेंट ही गायब हो गया। इसमें ऐसा पावर है जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। शायद ये पावर को एब्सॉर्ब कर सकता है, मतलब ऐसा पावर है जिससे आप ग्रैंड इंपीरियन से ऊपर उठ सकते हो, उस पावर लेवल पे जा सकते हो जिस पावर लेवल पे कभी सेलेस्टियल एंसेस्टर हुआ करते थे। तो मैं इसे समझ नहीं पाया। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बेसिकली एक बच्चे का खोपड़ी था। वांगलिंग में इस पावर को समझ तो नहीं पा रहा था लेकिन फैमिलियरिटी फील करता है, फैमिलियर पावर फील करता है। वांगलिंग स्ट्रगल करता है बट इन्हें बोलता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। वे इंपीरियन डावी बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ कि तुम देखना चाहते हो कि तुम्हें बाकी ग्रैंड इंपीरियंस क्या देना चाहते हैं। कोई नहीं, अच्छी बात है। ये बोलते हैं डेथ हो रहा यहाँ पर प्रकट होता है। दूसरा बंदे बाहर आते, लंबे थे, थोड़े बाल्डी थे, मतलब गंजे थे। वांगलिंग के करीब आते, वांगलिंग इन्हें भी ग्रीट करता है ग्रैंड इंपीरियंस वू फेंग बोल के। बोलता है कि इंपीरियन ट्रायल में आपने जो मेरी मदद की थी मैं उसे याद रखूंगा। अब वू फेंग भी बोलता है अरे कोई बात नहीं, बस मैं जो सही होता है वही उसी का साथ देता हूँ। वू फेंग थोड़े ज्यादा रिलैक्स बनते थे और बोलते तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ। बोलते हैं कि तुम्हें जो भी ऑफर अच्छा लगे तुम वो स्वीकार कर सकते हो। डावी से बोलते कि तुम्हारा मतलब तुम जो भी ऑफर दे रहे थे हो गया। अभी बोलते हैं कि हाँ। तो वू फेंग अपना ऑफर देने वाले थे। इवन ये भी जब उस खोपड़ी को देखते हैं इनका भी एक्सप्रेशन बदल जाता है और डावी को समझ में आ जाता है कि वू फेंग क्या चाहते हैं। तो उन्हें पीछे हटना पड़ता, थोड़ा दूर में जाके खड़े हो जाते हैं। डावी बोलते नहीं जाते कि मुझे एक और आइटम से दिखाना है और अपनी मुक्की को एकदम कस के बांध। वांगलिंग से बोलते कि आइटम जो है मेरे डाउ इंटेंट से बना है, मरोगे तो मैं इंजर्ड हो जाऊं, मैं इंजर्ड होऊंगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े। तो बेसिकली ऐसा है कि अगर कोई भी तुम पर अटैक करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। ये पूरा अपना पावर एक तरह से वांगलिंग को दे रहे थे। वू फेंग भी दंग रह जाता और वांगलिंग की तरफ देख, मतलब ऐसा लग रहा था वू फेंग वांगलिंग को रिक्रूट करना ही नहीं चाहता। वांगलिंग से बोलते हैं तुम ग्रैंड इंपीरियन जीओडी का भी वेट कर लो, कि बेसिकली जो अपने डावी थे वो वांगलिंग को डाओ क्रिस्टल्स भी दे रहे थे।
इनका वूफेंग का एक ही चीज था कि अगर वांगलिंग इन्हें फॉलो कर लिया तो भी अच्छी बात, नहीं किया तो भी इनका रिलेशन अच्छा रहेगा। तो डावी बोलते तुम क्या देना चाहोगे? वूफेंग बोलते देखो मैं तुम्हारे इतना तो लकी नहीं था डावी मेमोरियल गॉड रियल में कि मुझे बहुत अच्छी चीजें मिल जाए। और ये वांगलिंग से बोलते देखो वांगलिंग तुम मुझे फॉलो करोगे तो मेरे अंडर में ऐसा काम वाम नहीं करोगे, मैं तुम्हें डिसाइपल मान लूंगा, मतलब जो मेरा है वो तुम्हारा है। ये चीजें तो डावी को भी चंबित कर देती, मतलब उस लेवल का वो रिस्पेक्ट दे रहे थे, उनका डावी भी हैरान थे। और वांगलिंग को ये भी बोलते कि फ्यूचर में तुम मेरे टीचर बन सकते, क्योंकि इन्हें पता था कि वांगलिंग ग्रो अच्छा कर सकता है। वांगलिंग सोचता है, इससे भी नहीं लगा था कि वूफेंग ऐसा कुछ कह सकते हैं। वूफेंग बोलते ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसा बोल रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं वो ब्लड लाइन वाला शपथ भी ले सकता हूँ। मेरे को लगता है ये बावला हो गया क्या? वांगलिंग के भी एक्सप्रेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। और वांगलिंग बोलता है थैंक्स ग्रैंड एम्पिरियन वूफेंग, मैं इसके बारे में सोचूंगा। वूफेंग भी बोलते हैं कि हाँ भाई हम तीनों में मतलब जीओडी स्ट्रॉन्गेस्ट है, शायद वो तुम्हें बेटर कंडीशन दे सके। और तभी यहाँ पर एक प्रेशर फील होता है, वो लोग बाहर निकलते हैं हाइजी और जीओडी। हाइजी काफी खुश थी वांगलिंग को देखकर और बोलती यार तुम गायब ही हो गए थे और सीधा प्रकट हुए तो एम्पिरियन ट्रायल में और 17 पैलेस पार कर गए। वांगलिंग भी अपना बोलता है यार थोड़ा लकी था और कुछ नहीं। हाइजी बोलती तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था कि हम माउंट टेम्परर पर वो पत्तों को साथ में देख सकते हैं। वांगलिंग बोलता है कि हाँ मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। हाइजी समझ जाती है कि अभी नहीं जाना है। हाइजी थोड़े अलग टोन में बोलते। वांगलिंग भाई थोड़ा कच्चा आदमी था, इस लेडी के अंदर फीलिंग्स नहीं थी अभी वांगलिंग के लिए, लेकिन एक इंप्रेशन तो बन ही चुका था, आगे वो बदल सकता है। वांगलिंग इस मामले में थोड़ा होशियार था, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां थी ना केव वर्ल्ड में जो वांगलिंग को अपना मानती थी, उन्हें लास्ट में उदास होना पड़ा था। जीओडी तो थोड़े दूर पर खड़े थे, वो हाइजी से बोलते कि फालतू चीजें मत बोलो, थोड़े सीरियस थे। और जीओडी बोलते कि देखो वांगलिंग मैं तुम्हें डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, क्या तुम एग्री करते हो? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि इमेमोरियल गॉड रियल अगर खोले तो मैं तुम्हें अंदर भेजूं और तुम अगले ग्रैंड एम्पिरियन बनोगे। सेम कंडीशन इन्होंने बहुत समय पहले मिंगडाओ को दिया था। वही मैंने जो बोला था सेलेस्टियल एम्परर ने क्या कंडीशन दिया मिंगडाओ को कि वो उनके साथ चला गया। बोलते तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे ग्रैंड एम्पिरियन बनने के चांसेस 30% ज्यादा रहेंगे। तुम्हारा किसी से भी दुश्मनी हो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, इवन सेलेस्टियल एम्परर भी। बोलते हैं कि देखो जितने भी ग्रैंड एम्पिरियंस मर चुके हमारे ग्रैंड एम्पिरियन डोंगलिंग के अलावा और जेमिनी के अलावा कोई मेरे बराबर का नहीं। लेकिन जेमिनी भी जो पिछला उसका रिनकार्नेशन हुआ वो 2 भागों में बट गई, फिलहाल वो वीक है, तो तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारा बेस्ट चॉइस हूँ। और वांगलिंग समझ सकता था कि जीओडी के साथ अगर ये रहेगा तो ज्यादा सेफ है, डावी के साथ भी कोई बुरा नहीं, उसके ट्रेजर्स ऐसे थे कि वांगलिंग को भी चाहिए था। लेकिन सेलेस्टियल एम्परर जब एक्ट करेंगे तो डावी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जीओडी भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में है और अपना सेलेस्टियल एम्परर, और जीओडी ज्यादा पावरफुल भी है। तभी यहाँ पर एक और लाइट चमकती और एक आवाज आती कि लिटिल वांगलिंग ये तो तुम हो, मतलब खुशी की आवाज आती है। यहाँ पर 3 लोग प्रकट होते हैं, ग्रैंड एम्पिरियन जेमिनी, गोया और वावा तो तुरंत ही मतलब वांगलिंग के बगल में प्रकट होती। वांगलिंग के पीठ को थपथपाती और बोलती वांगलिंग क्या मैं तुम्हें याद हूँ? नान भी पूछती कि हाँ हम, क्या तुम्हें याद है क्या हाथों में एक कल्टीवेटर था जिन्होंने इन्हें दबोचा हुआ था, वो था ग्रीड। और वांगलिंग जब देखता है तो इसका भी एक्सप्रेशन देखने लायक था, ग्रेड की आंखों में आंसू थे। ग्रेड बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी वांगलिंग। वावा एक जो हाथ था अपने कमर पे रख के बाद बाकी जो ग्रैंड एम्पिरियंस है उनकी तरफ देख, बाल्डी निकल तू। अभी कोई ये फेस मास्क गाय बोलती है और जीओडी को तो बोलती है बूढ़े शेर अड़े हुए आदमी, तुम तीनों निकलो वांगलिंग मेरा है। हानान भी बोलती कि हाँ ये हमारा है, तुम लोग अगर ज्यादा कुछ भी किए तो फिर मैं बैटल करूंगी। वांगलिंग भी चौंक जाती, गोया कुछ कदम पीछे हट जाते क्योंकि इतने बड़े मैटर्स में तो ये पढ़ भी नहीं सकते थे। अब जीओडी स्माइल करते हैं, इग्नोर करते हैं इसे और वांगलिंग से बोलने को देख बोलते वांगलिंग तुम्हारा चॉइस क्या है? पर तभी वावा या हानान में से कोई बोलते सड़े हुए बूढ़े आदमी तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे याद है अभी भी कि तुम हमें हरा नहीं पाते थे। बट फिर जीओडी बोलते देखो जेमिनी इनकार्नेशन के बाद तुम वीक हो चुकी हो, तुम्हारा सोल बढ़ चुका है, इस बंदे ने 17th पैलेस को पार किया, सभी का अधिकार है ना कि उसे ऑफर्स दे। अब वावा बोलती कि हानान इन्हें पीटते ही है और दोनों मर्ज होने लगती है। और जैसे ही दोनों मर्ज होती है इनके पीछे में गोल्डन लाइट चमकता है और इस ऑरा की वजह से डावी सबसे पहले पीछे जाते हैं और इतना पावरफुल था। फिर वूफेंग भी निकल जाते हैं और जीओडी को भी निकलना पड़ता गोल्डन लाइट को देखकर। और जाते जाते बोलते हैं कि वांगलिंग मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मतलब सभी यहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद ये दोनों लड़कियां फिर अलग हो जाती है और बोलती देखा गोया हम कितने स्ट्रांग हैं, यहाँ पर 9 सन्स का पावर कोई यूज नहीं कर सकता हमारे अलावा, मतलब ये रूल्स मानती नहीं थी, सीधा सीधा था। अब गोया भी बोलता है कि हाँ ग्रैंड एम्पिरियन जेमिनी आप बहुत पावरफुल है, इसीलिए तो मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ। अब गोया वांगलिंग को भी क्रिएट करता है, जेमिनी तो एकदम प्योर थी, मतलब एज अ चाइल्ड। गोया अपना शर्त रखता है, मतलब कि आपको जो भी चाहिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वांगलिंग देख रहा था ग्रीड को कि भाई क्या हाल हो चुका है इसका। तभी मतलब हानान बोलती है कि गोया क्यों इतनी बातें क्यों कर रहे हो, तो वांगलिंग है और हम है और कोई ग्रैंड एम्पिरियन है भी नहीं। सीधा पूछती है कि तुम आ रहे हो या नहीं, ये बोलती तो और क्यूट लगती है। वांगलिंग को ऐसा लगता है कि जब जाओरू छोटी थी ना कुछ वैसी ये दोनों दिख रही थी। वावा मतलब ऐसा बड़ी बड़ी आंखें करके बोलती गुस्से में कि वांगलिंग तुम्हें याद है लिटिल वांगलिंग मैंने तुम्हें बचाया था, अगर तुम नहीं मानते हो ऐसा तो मैं तुम्हें मारूंगी। वांगलिंग हंसता है। गोया भी सोच रहे थे यार एसेंडेंट एम्पिरियंस को ऐसे कौन रिक्रूट करता है। और हानान तो आगे आ जाती कि तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें मारूंगी, पापा को भी बुलाऊंगी।
और ये बोलती है कि मतलब तुम्हें पता नहीं है कि मेरा जो पापा है वो सेलेस्टियल एंसेस्टर और एंशिएंट एंसेस्टर से भी स्ट्रॉन्ग है, मैं बस डेथ लिख दूंगी तो तुम मर सकते हो। गुया भी शर्मा जाता है कि यार वांगलिंग से बोलता है वो फेक है, एंसेस्टर आप ऐसा कैसे कह सकती हो। मतलब वो वांगलिंग को मैसेज भेजता है कि जब ये रिइंकार्नेट हुई ना तो इनके जो पिताजी बने इस जन्म में, ये उनकी बात कर रही है, इनकी थोड़ी मेमोरीज भी जा चुकी हैं पिछले जन्म की, और मैंने इन्हें ऐसे ही बस बोला था। फिर भी वावा बोलती है कि नहीं यार गुया तुम बीच में आ रहे हो, मेरे फादर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वांगलिंग को लगता है यार बाकी ग्रैंड एम्पिरियन से तो ये दोनों ही अच्छे हैं, खास करके वांगलिंग की कातिल नजरें थी ग्रीड पर। और एक चीज और इसके दिमाग में आता है कि यार इसका टीचर जुआन लुओ को भी बाकी लोगों को केव वर्ल्ड से यहाँ पर रिइंकार्नेट करने के लिए अच्छा खासा पावर लगाना पड़ा था, एक प्राइस पे करना पड़ा था। ग्रीड का तो कल्टीवेशन भी ज्यादा नहीं था, लेकिन उन्हें ग्रैंड एम्पिरियन जेमिनी ने इजीली केव वर्ल्ड से यहाँ पर ला दिया था। खास करके हान देखने में बहुत क्यूट थी। मतलब कई रिइंकार्नेशन के बाद भी इनका पावर रिकवर नहीं हुआ था, बट ये अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग थी। सोल स्प्लिट नहीं होता तो जीओडी वगैरह कोई इनके सामने नहीं, फिर शायद ये डोंगलिंग को पार कर सकती थी। और वांगलिंग को याद आता है कि यार जो पर्पल यांग सेक्ट है जहाँ की जेमिनी है, वहां का एक एरिया केव वर्ल्ड से कनेक्ट भी होता है। और वांगलिंग सब सोच रहा था, तभी हान बोलती है कि लिटिल वांगलिंग तुम्हें बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं फादर को बुलाऊंगी, तुम्हें मारेंगे वो। ये गुस्से में बोल रही थी। और वांगलिंग बोलता है ठीक है मैं ग्रैंड एम्पिरियन जेमिनी आपको ही फॉलो करूंगा। दोनों लड़कियां काफी खुश हो जाती। ग्रीड की तरह लग फट रही थी और फिर भी बोलती ग्रीड तुमने आज अच्छा काम किया लिटिल वुल्फ, तुम्हें कुछ फ्लावर्स देते। गुया को लगता है वो सपने देख रहा है, क्योंकि वांगलिंग जैसा बंदा जैसे कोई भी ग्रैंड एम्पिरियन रिक्रूट कर इनके साथ जाने के लिए तैयार हो चुका था। बट अब वांगलिंग अपना बोल गोया देखो मेरे कुछ कंडीशंस है यार, ग्रैंड एम्पिरियन जेमिनी के साथ लंबा नहीं रह पाऊंगा, फिलहाल मुझे सेंट्रल कॉन्टिनेंट जाना है, उसके बाद मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाऊंगा, लेकिन मैं जब जाना चाहूँ उसके बाद तो मुझे कोई रोकेगा नहीं। और अगर मुझे वहां पर कुछ प्रॉब्लम आता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट, मतलब वो ग्रैंड एम्पिरियंस मेरे खिलाफ जाते हैं, जेमिनी मुझे कुछ मदद करे। सीधा सीधा ये बोलूँ तो मैं जेमिनी के अंडर पे बस कुछ सालों के लिए हूँ, अगर आप मानो तभी मैं रहूंगा। वो या थोड़ा देर सोचते हैं, ठीक है मैं ग्रैंड एम्पिरियन जेमिनी को ये बता दूंगा। और ये बोलता है कि देखो मैं एक चीज ये भी बोल दे, मैं किसी को फ्यूचर में फॉलो नहीं करूँ, सेलेस्टियल क्लैन में मैं एक ही को फॉलो करूंगा, वो है ग्रैंड एम्पिरियन जेमिनी, ये मेरा वादा है। गोया आप काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि बहुत अच्छा चीज है कि वांगलिंग बस फॉलोवर भी है ना, तो वो भी बहुत बड़ा चीज है। और अब ये बोलते हैं सीनियर आप फिलहाल पर्पल यांग सेक्ट चलिए, जब आपको जाना हो आप जा सकते हैं, और आप जब भी कल्टीवेशन में चाहे कहीं भी जा सकते हैं, उस जगह पर भी जहाँ पर पहले ग्रैंड एम्पिरियन जेमिनी कल्टीवेट किया करती थी एक्सीडेंट से पहले। अब जाने से पहले वांगलिंग एक बार डोंगलिंग सेक्ट की तरफ देखता है, मानो रेस्पेक्ट दिखा रहा उन ओल्ड मैन को। फिर ये तीनों यहाँ से चारों जो भी बोल लो निकल जाते हैं। इधर पलक झपकते 4 मौसम गुजर जाते, मतलब 1 साल हो सकता है। और वांगलिंग का जो नाम था इस दौरान वो बूझा नहीं था, वो और फैल चुका था। मिंगडाओ का नाम दब चुका था, खास करके व्हाइट हेयर्ड जो एम्पिरियन है, असेंडेंट एम्पिरियन वांगलिंग, नंबर 1 अंडर ग्रैंड एम्पिरियन। पूरी कहानियां चलती कि वो मतलब 11-12 जो भी लेवल पार करने के बाद आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, बट मिंगडाओ के फोर्स करने की वजह से और सेलेस्टियल एम्पर के अपना असली पावर दिखाया। ये भी था कि हाइजी उन्हें पसंद करते और उन्होंने उन्हें मना कर दिया था। ऐसे रूमर्स कहानियां मतलब फैल चुकी थी। ये भी पता चल जाता है लोगों को, कहानियां तो फैलती है ना, कि ग्रैंड एम्पिरियन डाओई, वू फैंग और जिवडू को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। वीक ग्रैंड एम्पिरियन जेमिनी को फॉलो किया, वीक पता ही आपको क्यों, तो भागों में बटने की वजह से। इधर अपना पूरा समय वांगलिंग पर्पल यांग सेक्ट में था, सारे लोग इससे डाउ डिबेट करने आते रहते थे। तो यांग सेक्ट इस समय बहुत पॉपुलर हो चुका था, पहले भी था लेकिन अब बहुत ज्यादा। और इतना ही नहीं, वांगलिंग की जो प्रख्याति थी, जो इसका नाम था, वह एंशिएंट क्लैन के भी जो 36 देश थे वहां भी फैल जाता है। 49वें असेंडेंट एम्पिरियन का नाम, और वो मिंगडाओ से भी स्ट्रॉन्गर है। अब 36 कंट्रीज थी, 3-3 भागों में बटी, मतलब 12 डाओ क्लैन की, डेविल क्लैन की 12 और अपना मन क्लैन की 12। ये चीजें एंशिएंट डाओ क्लैन में भी पहुंचती हैं, तो जुआन लोगों को ऑब्वियसली पता चलता है, वो काफी खुश होते हैं और वो उम्मीद करते कि वांगलिंग अब शायद जल्द ही आता होगा। और जो यहाँ का एम्परर था डाओ कंट्री का, अपना क्वीन ढूंढने में लगा, तो जो उसके पास थोड़ा सा सोल है ना, लीमुआन का ही सोल है ऑब्वियसली, वो उसे फ्यूज करना चाहता था, लेकिन अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इससे भी वांगलिंग के बारे में पता चलता, लेकिन इसे नहीं पता था कि ये वही वांगलिंग है, इससे ये इतना नफरत करता है जो डिविनेशन में इंपीरियल टीचर ने देखा था। लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि भाई वो होता है ना डाउट कि ये 6वां ग्रैंड एम्पिरियन बन सकता है, और बन गया तो फिर सेलेस्टियल क्लैन वाले अटैक कर देंगे इनके एंशिएंट क्लैन पर। लेकिन उसकी उम्मीद कम करके इनके पास एक ऐसे ग्रैंड एम्पिरियन थे गुओ डाओ, जिनका कोई मोल नहीं था, तीनों क्लैन से वो ऊपर थे। अगर वो नहीं होते तो कब का एंशिएंट क्लैन खत्म हो चुका होता। ये सिर्फ पहाड़ी पर रहते थे, माउंट एंशिएंटियर, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैंड एम्पिरियन थे, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। मतलब ग्रैंड एम्पिरियन डोंगलिंग जो कि बहुत पावरफुल माने जाते हैं सेलेस्टियल क्लैन के, वो भी इनके मैच नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि एकमात्र ऐसे ग्रैंड एम्पिरियन है गुओ डाओ, जिन्होंने अपने लेवल मतलब ग्रैंड एम्पिरियन को मारा है, पुराने एंशिएंट एंसेस्टर के समय के। जब वो ग्रैंड एम्पिरियन बने थे तो जीओडी जैसे बंदे जो कि खुद पुराने हैं, उस समय गोल्डन एक्सॉल्ट हुआ करते थे। एंशिएंट एंसेस्टर और सेलेस्टियल एंसेस्टर के गायब होने के बाद एक वॉर शुरू हो गया था एंशिएंट क्लैन और सेलेस्टियल क्लैन में।
उस समय भाई सेलेस्टियल क्लैन में 8 ग्रैंड इंपेरियंस थे, एंशिएंट क्लैन में 4 ही थे। वॉर जब पीक पर हुआ, सेलेस्टियल क्लैन वाले आधे एंशिएंट क्लैन के अंदर आ चुके थे, तो गु डाओ बाहर निकल कर आए। गु डाओ अकेले कई को सामना किया, ग्रैंड इंपेरियंस से तो अकेले बैटल कर रहे थे, दोनों को मार दिया, कांधे पे लाद कर लाए थे उन्हें। और जब ला रहे तो बीच में एक और ग्रैंड इंपेरियर ने अटैक कर दिया, उन्होंने उससे भी मार दिया। और उसके बाद मॉर्टल एस्टेल कॉन्टिनेंट को इन्होंने एक तरह से हिला दिया था। सेलेस्टियल क्लैन को पीछे हटना पड़ा था क्योंकि इनके 3 ग्रैंड इंपेरियंस मारे गए थे, इसीलिए सेलेस्टियल क्लैन अटैक नहीं करता है। जब तक गुओ डाओ है तब तक ये अटैक कर भी नहीं सकते। कहानी ये भी चलती है कि बहुत समय पहले ग्रैंड इंपीरियर डोंगलिंग गुओ डाओ को चैलेंज किया था और मारा गया था। भाई ये कहानी है, सत्यता नहीं है उसमें। कहानी मुझे पता है कि डोंगलिंग कैसे मारे गए थे। तो वांगलिंग का नाम एंशिएंट क्लैन में भी फैल चुका था। मिंगडाओ का नाम हुआ करता था, वांगलिंग का था। इधर सेलेस्टियल लैंड में इंपीरियल सिटी में अपना मिंगडाओ कहीं क्लोज्ड और कल्टीवेशन में था, काले पानी के पुल में। बार बार एक ही नाम ले रहा था नफरत में, वांगलिंग। वांगलिंग काफी पेन में था, मतलब अलग ही लेवल का ये कल्टीवेशन कर रहा था कि तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया, मैं वापस लेके रहूंगा। जो ब्लैक वाटर था ना पूरा उबल रहा था, उसमें से काले धुंध निकल रहे थे जो इसके रोम क्षेत्रों में एंटर कर रहे थे। इस टेक्निक को इवन सेलेस्टियल एंसेस्टर पे बाद वाले जो पीढ़ी के लोग थे, जैसे सेलेस्टियल एम्परर है, वो मास्टर नहीं कर पाए थे। इसको एक आवाज आती है, एम्परर ने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि तुम्हें ब्लड लाइन देंगे अपने सेलेस्टियल एंसेस्टर का, इसीलिए ये बंदा माना था। सेलेस्टियल एम्परर प्रकट भी होते हैं। मैं ये सेलेस्टियल ओरिजिन को कल्टीवेट करना पड़ेगा लंबे समय तक। अगर तुम ठीक रिटर्न टू द ओरिजिन हो जाओ, वो प्राइमरी शायद पावर होता है। सेलेस्टियल एम्परर ये देखकर काफी खुश होते हैं और निकल जाते। और ये बोलता है एम्परर, सेलेस्टियल एंसेस्टर का जो ग्लोरी था वो मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले जीओडी का नंबर हो, सबसे पुराना हो चुका है और मैं सफल हो गया, तो फिर सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। रही बात डावी की, तो बंदा बहुत धूर्त है, क्योंकि ग्रैंड इंपीरियर डावी बना था, लेकिन बनना इसके सीनियर को चाहिए था, डावी के सीनियर को, लेकिन उसने अपने ही सीनियर ब्रदर को मरवा दिया। तो ये बंदा दूर थे, तो मेरे काम का है। वूफेंग की बात रही तो वो इंपीरियल ब्लड लाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसे भी मारना ही है। और मैं उसके बाद उसका जो ग्रैंड इंपीरियर का टाइटल है वो डाउफे को दे दूंगा, क्योंकि भाई कुछ भी हो, डाउफे मेरा भाई है, मैंने उस पर अच्छा खासा समय वेस्ट मतलब दिया है। और फिर बोलता रही बात ज़ेमिनी की, तो जब तक उसका सोल एक दूसरे में फ्यूज नहीं होता है, उससे कोई डर नहीं है फिलहाल। वांगलिंग फिलहाल वैसी एरिया में था जिसे बीस्ट फार्म रियल्म कहा जाता है। बीस्ट फार्म रियल बेसिकली वही एरिया है ना जो के वर्ल्ड से कनेक्टेड भी है। बैरियर ये फील कर सकता था वहां, इसके दूसरे साइड में इसका होम टाउन है। अब वांगलिंग जो था राइट हैंड को आगे बढ़ाता और बैरियर को टच करता, घर की मानो ऑरा फील कर रहा हूं। इसे पता था अब इसे जाना है। और इधर पीछे में इसको आवाज आ रही थी उन्हीं दोनों लड़कियों का, जो कि लियोन जिन बायो को बोल लिटिल बाउजी, लिटिल वुल्फ यानी ग्रेट को ज्यादा परेशान मत करो। उन्हें उसे अच्छा खासा चीट कर दिया, लेकिन वो काफी खुश थी कि नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, तुम से नीचे जाओ और लोगों को चीट करो, बड़ा मजा आ रहा है। अपना जियान लियोजिन बायो ने बोल रहा था कि प्लीज लिटिल एंसेस्टर, मुझे लिटिल बाउजी मत बुलाओ, अच्छा नाम नहीं है वो, मानो ये भी भीख मांग रहा था।